टीडीएस क्लासेस में आपका स्वागत है ना। ऐतिहासिक काल का एक सीरीज चल रहा है, मतलब ऐतिहासिक काल को जानने के लिए, अध्ययन करने के लिए हम लोगों के पास जो 3 स्रोत हैं, एक साहित्यिक स्रोत, दूसरा पुरातात्विक स्रोत, तीसरा विदेशी यात्रा के स्रोत, है ना। इन तीनों स्रोतों के माध्यम से हम लोग ऐतिहासिक काल के बारे में जानते हैं। ऐतिहासिक काल जो होता है उसमें हम लोग वैदिक काल से लेकर अब तक का इतिहास पढ़ते हैं, ठीक है। वैदिक काल से लेकर अभी तक का जो इतिहास है, तो इसको जानने के लिए, है ना, हम लोगों के पास या हम लोगों को 3 तरह के स्रोत स्रोत जो होते हैं उनके माध्यम से हम लोग ऐतिहासिक काल के बारे में जान पाते हैं, है ना। तो पहला स्रोत क्या है? साहित्यिक स्रोत। दूसरा क्या है? पुरातात्विक स्रोत। तीसरा क्या है? विदेशी यात्रा के स्रोत, है ना। तो पहले हम लोग साहित्यिक स्रोत में, है ना, धार्मिक साहित्य में हम लोग ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य और महाकाव्य, इन चारों को अच्छी तरह से हम लोग धार्मिक साहित्य में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग गैर धार्मिक साहित्य पढ़ेंगे, मतलब साहित्यिक स्रोत में ही गैर धार्मिक साहित्य को हम पढ़ेंगे, है ना। मतलब वैसा किताब जो या फिर जिसका संबंध वो धर्म से नहीं होता हो। कोई भी धर्म से जिसका संबंध नहीं होता है उसको गैर धार्मिक स्रोत बोला जाता है, ठीक है। साहित्य मतलब किताब, है ना। तो वैसा किताब जिसका धर्म से कोई संबंध नहीं होता है उसको गैर धार्मिक साहित्य बोला जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग, है ना, गैर धार्मिक साहित्य को अच्छी तरह से जानेंगे। अभी हम लोग, है ना, गैर धार्मिक साहित्य को अच्छी तरह से जानेंगे, ठीक है। स्रोत के रूप में धार्मिक ग्रंथ के साथ साथ गैर धार्मिक ग्रंथ या धर्मेंतर ग्रंथ भी अधिक महत्वपूर्ण है। इन ग्रंथों से प्राचीन काल की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में भी सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। इनके जो मतलब कह सकते हैं प्रमुख जो किताब है, बहुत सारे किताबें हैं ना, तो इसमें से हम लोग जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है या जो बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं महत्वपूर्ण है या जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनका लिस्ट तैयार किए हुए। ये टोटल 52 बुक है, जो 52 बुक या ग्रंथ या किताब है जो हर बार मतलब इसी में से एग्ज़ाम में आते हैं, है ना। तो इसको क्या करेंगे कि हम अगर 5-5 रोज़ याद करते हैं तो 10 दिन 11 दिन में हम लोग का ये पूरा 52 याद हो जाएगा एकदम आसानी से, ठीक है ना। जैसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं अष्टाध्यायी जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो पाणिनि है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य है। महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि, है ना। जैसे कि क्या लिखा हुआ है? नाट्यशास्त्र जो पुस्तक है या ग्रंथ है इसके लेखक कौन है? तो भरत मुनि, है ना। तो इस तरह का एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि मेघदूत के लेखक कौन है? तो कालिदास है। कामसूत्र के लेखक कौन है? वत्स्यायन है ना। तो ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो है ना, तो आप लोग क्या कर लीजिएगा, इसको 10 से 11 दिन में 10 से 11 दिन में 5-5 करके इसको याद कर लीजिएगा, आसानी से पूरा याद हो जाएगा। और इसी में से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, मतलब जो जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, है ना, उन सब को और जो पूछे जा सकते हैं उन सबको यहाँ पे नोट कर दिया गया है। आप अपने पुस्तक में या फिर नोटबुक्स में, है ना, नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ-कुछ जो बहुत ज़्यादा फेमस है ना बुक है, उसमें उसके बारे में जान लेते हैं कि उस पुस्तक में क्या लिखा हुआ है ना। जैसे कि अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है, अष्टाध्यायी क्या है? वो ग्रंथ है। तो उस ग्रंथ में क्या बताया गया है ना, तो यह भारत की व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। यह जो अष्टाध्यायी जो पुस्तक है यह भारत की प्रथम व्याकरण की पुस्तक है, जिसकी रचना 600 ईसा पूर्व में की गई थी, 600 ईसा पूर्व में, है ना। और इसको अष्टाध्यायी के जो लेखक है पाणिनि को व्याकरण का भारत के मतलब व्याकरण का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी व्याकरण के पिता कहा जाता है। किनको? अष्टाध्यायी को, ठीक है। अब हम लोग महाभाष्य पुस्तक है, महाभाष्य जो ग्रंथ है इसके बारे में जान लेते हैं। पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी के कुछ चुने हुए सूत्रों पर भाष्य लिखी, जिसे व्याकरण महाभाष्य का नाम दिया गया। जिसे किसका नाम दिया गया? क्या नाम दे दिया गया? तो जिसे व्याकरण महाभाष्य नाम दिया गया। महाभाष्य मतलब क्या होता है? समीक्षा, टिप्पणी, विवेचना या आलोचना महाभाष्य का मतलब होता है ना। इससे जो महाभाष्य या व्याकरण महाभाष्य में, है ना, शिक्षा मतलब फोनोलॉजी, है ना, फोनोलॉजी का अध्ययन, व्याकरण मतलब ग्रामर, मॉर्फोलॉजी या ग्रामर या मॉर्फोलॉजी, और निरुक्त इटिमोलॉजी, इन तीनों की चर्चा हुई है किसमें? महाभाष्य में। मतलब महाभाष्य जो ग्रंथ है उसमें फोनोलॉजी, ग्रामर या मॉर्फोलॉजी या और इटिमोलॉजी, इन तीनों की एकदम अच्छे से चर्चा किया गया है किसमें? महाभाष्य में, ठीक है। तो अभी हम लोग अष्टाध्यायी ग्रंथ के बारे में भी जान लिए,
महाभाष्य ग्रंथ के बारे में जानिए, है ना। तो इसी प्रकार हम लोग कुछ कुछ जो बहुत ज़्यादा फेमस है उन सब बुक के बारे में जान लेंगे कि उस बुक में क्या चर्चा किया गया है, क्या बात बोला गया है, ठीक है। और महाभाष्य में, है ना, शुंग वंश के बारे में भी जानकारी मिलती है। मतलब महाभाष्य जो है उससे हमें शुंग वंश के बारे में भी जानकारी मिलती है। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित के रूप में पतंजलि ने कार्य किया था, ठीक है। जो पतंजलि है वो पतंजलि मतलब महाभाष्य जो पुस्तक उसके लेखक कौन है? पतंजलि है ना। तो पतंजलि जो है वो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित के रूप में भी वो कार्य किए थे, ठीक है। अब हम लोग अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उसके बारे में जान लेते हैं। यह भारत की प्रथम राजनीतिक या राजनीतिक शास्त्र या प्रशासन की पुस्तक है, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि हम लोग पहले जान चुके हैं कि ये मनुस्मृति जो पुस्तक है उसको भारत की पहली कानून की पुस्तक माना गया है ना। तो भारत की पहली कानून की पुस्तक कौन है? तो मनुस्मृति है। उसी प्रकार भारत की पहली प्रशासन की पुस्तक किसको माना गया है? अर्थशास्त्र को। राजनीति की पुस्तक या राजनीति शास्त्र या प्रशासन की पुस्तक किसको माना गया है? तो अर्थशास्त्र को माना गया है। यहाँ से एक सवाल आसानी से बन सकता है और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि भारत की पहली प्रशासन की पुस्तक का नाम बताइए। तो क्या है? अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य हैं, ठीक है। जो जो 15 अधिकरण या भाग और 180 प्रकरण, प्रकरण मतलब एपिसोड या घटना, है ना, और लगभग 6000 श्लोक में संग्रहित है। जो अर्थशास्त्र है ना वो 15 भागों में, मतलब भाग को अर्थशास्त्र जो पुस्तक है ना उसमें अधिकरण कहा गया है ना। तो अर्थशास्त्र जो है वो 15 अधिकरण और 180 प्रकरण, प्रकरण मतलब एपिसोड, है ना। तो 180 एपिसोड और 6000, लगभग 6000 श्लोकों में ये संग्रहित है, ठीक है ना। इसके लेखक कौटिल्य है। क्या है? कौन है? मतलब कौटिल्य है। और कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता है, जिसका बचपन का नाम क्या है? विष्णुगुप्त था, है ना। तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र के जो लोग लेखक हैं वो कौटिल्य हैं या चाणक्य या विष्णुगुप्त। ये तीनों क्या है? एक ही आदमी है, नाम तीन है, ठीक है ना। कौटिल्य उसको उनको चाणक्य भी कहा जाता है और इनका बचपन का नाम क्या था? विष्णुगुप्त था, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होइएगा, ठीक है। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त ये तीनों एक ही है, ठीक है। इसमें अर्थशास्त्र में मौर्य वंश के प्रशासन के साथ साथ सभी अवस्थाओं के बारे में उल्लेख किया गया है, ठीक है। द प्रिंस नामक ग्रंथ को आधुनिक काल का अर्थशास्त्र कहा जाता है, ठीक है। ये जो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है, नाम तो इसका अर्थशास्त्र है पर इसमें राजनीति और प्रशासन के बारे में लिखा गया है, न कि अर्थशास्त्र मतलब पैसा से संबंधित इसमें कुछ बात नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार द प्रिंस नामक एक ग्रंथ है, द प्रिंस नामक एक ग्रंथ है ना, जिसको आधुनिक काल का अर्थशास्त्र कहा जाता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आधुनिक काल का अर्थशास्त्र का पुस्तक अर्थशास्त्र किसे कहा जाता है? तो द प्रिंस नामक ग्रंथ को कहा जाता है, ठीक है। अर्थशास्त्र में सबसे पहले अकाल का, वित्तीय व्यवस्था का और साप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किया गया है, ठीक है। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उसमें सर्वप्रथम अकाल का, वित्तीय व्यवस्था का, है ना, और साप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। अब हम लोग दूसरी पुस्तक जो है मुद्रा राक्षस पुस्तक के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। ये मुद्रा राक्षस जो ग्रंथ है ना, तो मुद्रा राक्षस ग्रंथ के बारे में अब हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त, है ना। यह गुप्त काल में लिखा गया था। जो मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है वो गुप्त काल में लिखा गया था। और किनके द्वारा लिखा गया था? तो विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया था। और इस पुस्तक में गुप्त काल मतलब इस पुस्तक में, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है किसमें? तो मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है, इस पुस्तक से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। अब हम लोग दूसरे और पुस्तक के बारे में जान लेते हैं ना। तो अभिज्ञान शकुंतलम एक पुस्तक है, ठीक है। इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? तो कालिदास है, ठीक है। भारत के शेक्सपियर कहे जाने वाले कालिदास ने, है ना, इस पुस्तक के साथ साथ अन्य कई पुस्तक की रचना की है। इस ग्रंथ में राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम संबंधों का उल्लेख किया गया है,
ठीक है, जो अभिज्ञान शकुंतलम है, नाम से ही पता चला अभिज्ञान शकुंतलम, है ना। तो इस पुस्तक के जो लेखक है वो कालिदास है, और इस पुस्तक में राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम संबंधों का उल्लेख किया गया है। यह ग्रंथ यह जो ग्रंथ है बाइबल और पंचतंत्र के बाद लोकप्रिय है ना। तो यह जो ग्रंथ है बाइबल और पंचतंत्र के बाद लोकप्रिय के मामले में विश्व का तीसरा स्थान पे है ये। ठीक है, लगभग 250 से अधिक भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। ठीक है, तो अभिज्ञान शकुंतलम जो पुस्तक है वो है ना बाइबल और पंचतंत्र के बाद है ना लोकप्रिय के मामले में ये पूरे विश्व में तीसरे स्थान पे है। ठीक है, अब हम लोग ऋतु संहार पुस्तक के बारे में जान लेते हैं। तो ये ऋतु संहार जो पुस्तक है इसके भी लेखक कौन है? कालिदास है। कौन है? तो ये इसके लेखक कालिदास है। ठीक है ना। तो ऋतु संहार नामक पुस्तक के जो ये ऋतु संहार पुस्तक है ना, तो इस पुस्तक में भारत के 6 ऋतुओं के बारे में विस्तार पूर्वक से उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है किस पुस्तक में भारत के 6 ऋतुओं के बारे में उल्लेख किया गया है पूरे विस्तार पूर्वक। तो ये ऋतु संहार जो पुस्तक है, इस पुस्तक में भारत में 6 ऋतुओं के बारे में 6 मौसम सीजन के बारे में है ना विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब हम लोग आगे और भी पुस्तक के बारे में जान लेते हैं। मेघदूतम जो पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक भी कौन है? कालिदास है। तो एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, है ना। लगभग तो ये सवाल पूछे ही जाते हैं कि मेघदूतम पुस्तक के लेखक कौन है? तो कालिदास है। ठीक है ना। मेघदूतम नामक पुस्तक में भारत के वर्षा ऋतु के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य का भी विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है। तो ये जो मेघदूतम पुस्तक है ना, इसमें भारत की वर्षा ऋतु के बारे में और प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है। ठीक है, मेघदूतम पुस्तक में भारत की वर्षा ऋतु के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य का भी विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब हम लोग और भी पुस्तक को जान लेते हैं। ये मालविकांगनी मित्र, एक पुस्तक का नाम है मालविकांगनी मित्र। इस पुस्तक के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इस ग्रंथ में राजकुमारी मालविका और पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र के प्रेम संबंधों का उल्लेख किया गया है। साथ ही शुंग वंश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, किस पुस्तक से? तो मालविकांगनी मित्र जो पुस्तक है, इस पुस्तक से हमें है ना इस पुस्तक से हमें है ना पुष्यमित्र शुंग के पुत्र जो अग्निमित्र है उसके प्रेम संबंध के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और इस पुस्तक के लेखक भी कौन है? कालिदास है। ठीक है, अब हम लोग और भी पुस्तक के बारे में जान लेते हैं। कुमार संभवम जो पुस्तक है, इस पुस्तक के बारे में जान लेते हैं। तो कुमार संभवम जो पुस्तक है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कुमार का जन्म। कुमार संभवम जो पुस्तक है, तो इसका कुमार संभवन का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो क्या होता है? कुमार का जन्म। यहाँ कुमार से आशय विश्व यहाँ जो कुमार का मतलब है ना, क्या है? शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय से है। किससे है? कार्तिकेय से है ना। तो यहाँ पे कुमार का मतलब शिव और पार्वती जो भगवान थे है ना, इसके पुत्र कार्तिकेय से संबंध है ना, या स्कंद से ये आशय है। ठीक है, कवि का उद्देश्य शिव पार्वती की तपस्या से प्रेम विवाह और उनके पुत्र कुमार कार्तिकेय के जन्म की पौराणिक कथाओं को एक महाकाव्य का रूप दिया गया है। ठीक है, एक महाकाव्य का रूप दिया गया है। यह महाकाव्य 17 सर्गों में समाप्त हुआ है। 17 सर्गों में मतलब समझ सकते हैं, 17 सर्गों का मतलब समझ लीजिए कि 17 पैराग्राफ, या 17 मान लेते हैं कि 17 भागों है ना, तो में ये समाप्त हुआ है। लोग धारणा है कि केवल प्रथम 8 सर्ग ही कालिदास रचित है। मतलब लोगों का कहना है कि केवल इसमें जो 8 है ना वही कालिदास के द्वारा लिखा गया है। बाद के जो अन्य 9 सर्ग है ना वो और दूसरे कवियों के द्वारा लिखा गया है या रचा गया है। ठीक है, रामायण में एक कांड है। हम लोग पहले जान चुके हैं कि कांड क्या होता है। रामायण में जो भाग होता है ना उसको कांड बोला जाता है। ठीक है, तो रामायण के बाल कांड के है ना 37वें पैराग्राफ, मतलब सर्ग होता ही होगा है ना। तो रामायण के बालकांड के 37वें सर्ग तथा महाभारत के वन
वन पर्व के अध्याय 225 में भी कार्तिकेय या स्कंद के जन्म की कथा संक्षिप्त में कही गई है। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए, महाभारत में क्या होता है, पर्व होता है। तो महाभारत के पर्व के अध्याय 225 में और रामायण के बालकांड के 37वें सर्ग में, है ना, कार्तिकीय या स्कंद के जन्म की कथा संक्षिप्त रूप में कही गई है। ठीक है, अब हम लोग रघुवंशम पुस्तक के बारे में जान लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रघुवंशम पुस्तक के लेखक कौन है, तो कालिदास है। ठीक है, रघुवंशम पुस्तक में 19 सर्ग है जिसमें रघुकुल के इतिहास का वर्णन किया गया है। महाराज रघु के प्रताप से उनके कुल का नाम रघुवंश पड़ा। रघुवंश के अनुसार दिलीप रघुकुल के प्रथम राजा थे, है ना, जिनके पुत्र रघु द्वितीय थे। इसमें 19 रघुवंशी राजाओं की चर्चा है। दिलीप, रघु, अज, है ना, दशरथ, राम, कुश, अतिथि, है ना, निषद, नल, नव, है ना, पुंडरीक। इसी तरह 29 रघुवंशीय राजाओं की चर्चा है। ठीक है ना। तो ये 29 रघुवंशीय राजाओं के नाम हो गए, यहाँ पे भी लिखा भी हुआ है, आप लोग नोट करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, रघुवंश नाम पढ़ने से पहले इस वंश का नाम इक्ष्वाकु वंश था। ठीक है, वाल्मीकि रामायण में राम को, है ना, इक्ष्वाकु वंश प्रभु कहे हैं। ठीक है, अब हम लोग पंचतंत्र पुस्तक के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है। तो पंचतंत्र पुस्तक के लेखक विष्णु शर्मा है। ठीक है, पंचतंत्र को 5 तंत्रों मतलब 5 भागों में बांटा गया है ना। देखिए यहाँ पे तंत्र लिखा हुआ, कहीं पे कांड है, कहीं पे पर्व है, कहीं पे अधिकरण है। इससे तो आप कंफ्यूज नहीं होगा, सबका मतलब भाग ही होता है। ठीक है, तो ये जो पंचतंत्र है ये 5 तंत्रों में मतलब 5 भागों में इसको बांटा गया है। ठीक है, तो इनका पहला तंत्र है मित्रों में मनमुटाव और अलगाव। ठीक है, और इनका दूसरा तंत्र जो है मतलब पंचतंत्र का जो दूसरा तंत्र है, ये 5 भागों में बटा हुआ है ना, तो इसका दूसरा तंत्र या दूसरा भाग क्या है, मित्र लाभ या मित्र संप्राप्ति। इसका मतलब होता है मित्र प्राप्ति और उसके लाभ। ठीक है, तीसरा जो तंत्र है क्या है, काकोलुकियम। क्या है, काकोलुकियम, कौवे और, है ना, उल्लुओं की कथा। ठीक है, और इनका चौथा जो तंत्र है क्या है, लव लब्ध प्रनाश। क्या है, लब्ध प्रनाश, हाथ लगी चीज लब्ध का हाथ से निकल जाना। मतलब हाँ, कोई चीज हाथ लगा है, ऐसा लग रहा है कि हाथ में आएगा पर वो क्या हो गया, हाथ से निकल गया। तो इसके बारे में वो एक स्टोरी के माध्यम से बताए होंगे। ठीक है, और इनका पांचवा जो तंत्र है पंचतंत्र, नाम ही है ना पंचतंत्र, मतलब ये 5 तंत्र में विभाजित होगा, मतलब 5 चीज के बारे में उसमें लिखा होगा, है ना। पहला क्या था, मित्र भेद। दूसरा मित्र लाभ या मित्र संप्राप्ति। तीसरा क्या था, काकोलुकियम। चौथा क्या था, लब्ध प्रनाश, है ना। अब अंतिम जो है 5वां जो है वो क्या है, अपरीक्षित कारक। क्या है, अपरीक्षित कारक, है ना। जिसको परखा नहीं गया हो उसे करने से पहले सावधान रहें, हड़बड़ी में कदम न उठाएं। इसके बारे में बताए हैं वो, है ना, अपरीक्षित कारक में। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, वो जो क्या विष्णु शर्मा है इसमें क्या बताना चाह रहे होंगे, है ना। जिसको परखा नहीं गया हो मतलब जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं ना, उसको करने से पहले आप सावधान रहें। ठीक है, जिसको परखा नहीं गया हो उसे करने से पहले सावधानी बरतें, हड़बड़ी में कदम न उठाएं। ठीक है, अब हम लोग प्रियदर्शिका पुस्तक के बारे में जान लेते हैं। हर्षवर्धन द्वारा रचित एक संस्कृत नाटक है जिसमें राजा उदयन और राजकुमारी प्रियदर्शिका की कहानी वर्णित है। ठीक है, मालती माधव जो पुस्तक है, अब इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें मालती और माधव की कल्पना प्रस्तुत प्रेम कथा है। मालती माधव जो पुस्तक है इसमें मालती और माधव की कल्पना प्रस्तुत प्रेम कथा है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो जो पुस्तक है, इस ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के युद्ध का वर्णन किया गया है। उसी प्रकार और भी पुस्तक को जान लेते हैं। पृथ्वीराज विजय जो पुस्तक है, इस पुस्तक में या इस ग्रंथ में भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुए संघर्ष के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, गीत गोविंद जो पुस्तक है, इस पुस्तक में, है ना, जय देवी की काव्य रचना है। जो ये गीत गोविंद जो पुस्तक है वो जय देव की काव्य रचना है। गीत गोविंद में श्री कृष्ण की गोपियों के साथ रासलीला, है ना, राधा विलास का वर्णन, कृष्ण के लिए व्याकुलता, है ना, उपालंब,
लंब वचन, कृष्ण की राधा के लिए उत्कंठा, राधा की सखी द्वारा राधा के विरह संताप का वर्णन, इन सब का वर्णन किया गया है किसमें, गीत गोविंद जो पुस्तक है उस पुस्तक में किया गया है, जिनके लेखक कौन है जयदेव है। कौन है? जयदेव है। ठीक है, अब हम लोग राज तरंगिणी के बारे में जान लेते हैं। ये भी पुस्तक बहुत ज़्यादा फेमस है, राज तरंगिणी। इस ग्रंथ से कश्मीर के राजवंश के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। भारतीय ग्रंथ में यह सबसे प्रमाणित माना गया है। कश्मीर के जो शासक है वो कौन है? जयसिंह के राज दरबार में रहने वाले कल्हण ने इसकी रचना की थी। ठीक है, राज तरंगिणी के लेखक कौन है, या राज तरंगिणी जो ग्रंथ है इसके रचयिता कौन है? तो कल्हण है। ठीक है, अब हम लोग मिताक्षरा जो पुस्तक है, मिताक्षरा पुस्तक के बारे में जान लेते हैं। यह सामाजिक कानून से संबंधित पुस्तक था। ठीक है, जो ये मिताक्षरा है वह सामाजिक कानून से संबंधित पुस्तक है। यह भारत की प्रथम पुस्तक है जिसमें उत्तराधिकारी संबंधित नियमों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब हम लोग जो लास्ट पुस्तक है दाय भाग पुस्तक के बारे में जान लेते हैं। इसमें भी नियम कानून का उल्लेख किया गया है ना। इस प्रकार साहित्यिक स्रोत से हम लोगों को प्राचीन काल की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, हम लोग अगले वीडियो में पुरातात्विक स्रोत के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे। ठीक है, या आगे है ना हम लोग पुरातात्विक स्रोत के बारे में पूरे डिटेल से अच्छी तरह से जानेंगे, है ना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे, और बहुत ज़्यादा अगर अच्छी लग गई होगी तो अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, और सही समय पे वीडियो पाने के लिए चैनल बेल घंटी बजा दें। ठीक है, और बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।